हो गया। चलो हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो कल हमने चर्चा की थी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की और पाकिस्तान तक हम पहुंच गए थे। राजस्थान से सीधे हमने पाकिस्तान तक की घटना कल बात कर ली थी। पाकिस्तान में प्रवेश नहीं किया था, पाकिस्तान के कुछ जिलों को छू करके हम आए थे। तो अगर बात कर लें आज, वहां तक की 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा आपका। राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में, और कौन से देश में है? भारत। भारत देश की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान की आकृति टीएच हेडली के अनुसार कैसी है? विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार। अगर पूछ ले राजस्थान की आकृति कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? 1,32,139.5 वर्ग मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। और यह स्थान कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। अगर पूछ ले भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? 10.41%। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25%। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826। पूर्व से पश्चिम विस्तार 869। अगर पूछ ले लंबाई एवं चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर। अगर पूछ ले राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु चिलाना गांव और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव। उत्तरी जिला गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला जैसलमेर। कुल जिले कितने राजस्थान में? कुल संभाग कितने? कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा या जलीय? अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4,850। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में? पाकिस्तान की राजधानी। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947। किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। अगर पूछ ले रेडक्लिफ रेखा जो है कुल कितनी है? 3310 किलोमीटर थी और वर्तमान में 3323। राजस्थान से पाकिस्तान के कितने प्रांत? पंजाब और कितने जिले? कितने जिले पाकिस्तान के? 9। बाबलनगर, भावलपुर, मीरपुर, रहीम यार खां, उसके बाद में घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, संगर, थारपारकर और उमरकोट। ये 9 जिले थे। लेकिन राजस्थान के कितने? राजस्थान के कितने जिले? 4। तो बाबू ऋषि को फोन कर दो। अगर बात की जाए, अब कल हमने तो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की थी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान की तो हम बात कर ही चुके हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले स्पर्श करते हैं विद्वानों? 9 जिले। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? कितने? 4 जिले। अब 4 जिलों में पहला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा है? बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और चौथा जिला कौन सा है? बाड़मेर। इन 4 जिलों में से सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से जिले की? ये हाईएस्ट सीमा है। सबसे छोटी सीमा किस जिले की?
बीकानेर जिले की कितनी 168 किलोमीटर, और ये कैसी है लोएस्ट सीमा है। अगर बाड़मेर जिले की पूछे कितनी 228 किलोमीटर और गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर। कल यहां तक हमारी चर्चा हुई थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तो हम तो तटीय की तो बात ही नहीं की। जब भारत की पाकिस्तान से सीमा पूछेगा, पाकिस्तान से भारत की सीमा पूछेगा, तो एक ही सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है भाई विद्वानों? रेड क्लिफ रेखा। लेकिन दूसरा एक विवाद पूछे कि सरक्रीक विवाद क्या है? कौन सा विवाद? सरक्रीक विवाद किस किस के मध्य में है? तो ऐसा प्रश्न आएगा भारत और पाकिस्तान। अगर पूछ ले कहां पर है ये विवाद, तो कच्छ के रण गुजरात में है। कच्छ का रण दलदली भूमि क्षेत्र है, और दलदली भूमि क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय जो सीमा निर्धारित की गई थी कंक्रीट के खंभों से, वो नहीं कर पाए। इस कारण ये क्षेत्र दोनों देशों के मध्य विवादित रह गया। इसमें अनुमान क्या लगाया कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला जो भाग है वो पाकिस्तान का होगा, और 24 डिग्री से नीचे वाला भाग वो भारत का। लेकिन इस चीज को भारत स्वीकार नहीं करता। पूरा ही कच्छ का रण किसके अधिकार में है? भारत के अधिकार में है। पाकिस्तान आज भी उसी लीक को पीट रहा है कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर जो कच्छ का रण है वो आधा हमारा है और आधा भारत का है। लेकिन भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है 24 डिग्री अक्षांश रेखा वाला, इसको कहते हैं 24 डिग्री अक्षांश या पैरेलल रेखा के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र, वो विवाद कौन सा है? सरक्रीक विवाद में आता है। तो अगर हम बात कर रहे थे इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें हम, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु पूछा जाता है कि राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है? हिंदूमल कोट। और ये हिंदूमल कोट जो बिंदु है ये कौन से जिले में स्थित है? श्री गंगानगर। और दक्षिणी जो बिंदु है वो है बाखासर गांव। कौन सा बिंदु है? बाखासर गांव। और ये कहां पर स्थित है? शाहगढ़ बाड़मेर में। शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। और ये जो बिंदु है ये दक्षिणी बिंदु है। लेकिन कंफ्यूजन के लिए आपको प्रश्न देगा वो कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोंडागांव। और राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु कौन सा है? हिंदूमल कोट। ये दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। तो लिखिए राजस्थान से लगी हुई, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में स्थित है। तथा दक्षिणी बिंदु, तथा दक्षिणी बिंदु बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। तथा दक्षिणी बिंदु बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा? श्री गंगानगर।
अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा? श्री गंगानगर। तथा दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा? तथा दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। तथा दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बीकानेर। इन 4 जिलों की बात करें, इन 4 जिलों में से सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है विद्वानों? श्री गंगानगर। और इन 4 में से सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा होगा? बीकानेर। लेकिन राजस्थान के 33 जिले में से सबसे दूर जो जिला मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? तो नोट डाल के लिखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। लिख दिया ना सबने? अब देखिए विद्वानों, यहां पर 4-5 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये पाकिस्तान से जो सीमा स्पर्श करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस सीमा के सबसे निकट, अगर हवाई अड्डों की बात करें हम कि हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो पहला नाल हवाई अड्डा चर्चित है। कौन सा? नाल हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? ये क्यों चर्चित है? यह एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। भारत का, राजस्थान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा, अंडरग्राउंड, पृथ्वी के अंदर है, ऊपर से दिखाई नहीं देगा। युद्ध की दृष्टि से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कौन सा है? नाल हवाई अड्डा। और ये किसके अधिकार में है? भारतीय वायुसेना। इसके बाद दूसरा हवाई अड्डा है उत्तरलाई। कौन सा हवाई अड्डा? उत्तरलाई हवाई अड्डा। ये कहां पर है विद्वानों? बाड़मेर में स्थित है। तीसरा पोखरण हवाई अड्डा। कहां पर है पोखरण हवाई अड्डा? जैसलमेर जिले में स्थित है। और चौथा है सूरतगढ़ हवाई अड्डा। कौन सा? सूरतगढ़ हवाई अड्डा। ये कहां पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। तो ये 4 हवाई अड्डे हमारे वायुसेना के अधिकार में हैं और चारों ही हवाई अड्डे युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक हवाई अड्डा है जय नारायण व्यास। कौन सा हवाई अड्डा? जय नारायण व्यास हवाई अड्डा जो है ये एक सिविल एयरपोर्ट है जोधपुर में, सामान्य हवाई अड्डा है। लेकिन युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में ये हवाई अड्डा भी भारतीय वायुसेना के अधिकार में आ जाता है। अब एक यहां से बाड़मेर में एक स्थान है मुनाबाव। प्रारंभ तो होती है ये कहां से? जोधपुर से। लेकिन अंतिम बिंदु जो है राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव बाड़मेर। और यहां मुनाबाव बाड़मेर से और खोखरा पार पाकिस्तान तक एक ट्रेन चलती है साहब। कौन सी ट्रेन चलती है भाई? मुनाबाव बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान तक। यहां पर खोखरा पार रेलवे स्टेशन कहां पर है? पाकिस्तान, सिंध प्रांत में है ये। यहां पर एक ट्रेन चलती है थार एक्सप्रेस। ये जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है ये 1965 युद्ध के पश्चात बंद कर दी गई थी। लेकिन 2006 में ये ट्रेन पुनः संचालित की गई। कब पुनः संचालित की गई? 2006 में। और यह ट्रेन 7 दिन में एक बार चलने वाली, साप्ताहिक चलने वाली कैसी ट्रेन है? पैसेंजर ट्रेन है। लेकिन एक प्रश्न यहीं पर मिल जाता है कि राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिस पर शराब मिलती है वो कौन सा है?
मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर। ये पाकिस्तान को जाने वाला अंतिम, राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन है जहां से पाकिस्तान को ट्रेन जाती है। और इस ट्रेन को पाकिस्तान में बात करें तो लिंक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पाकिस्तान में क्या है? लिंक एक्सप्रेस। भारत में क्या है? थार एक्सप्रेस। पुणे संचालन कब हुआ? कैसी ट्रेन है? पैसेंजर, 7 दिन में चलने वाली, साप्ताहिक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अगर बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, तो बंदरगाह की बात की जाए तो कौन सा बंदरगाह है? कांडला। राजस्थान से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट, हमारा राजस्थान के निकट बंदरगाह कौन सा होगा? कांडला। और कांडला बंदरगाह कहां पर है विद्वानों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और ये जो बंदरगाह है इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल बंदरगाह। किस नाम से जाना जा रहा है? दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यही बन गया कि सबसे निकट सागर कौन सा होगा, तो कौन सा सागर होगा भाई? अरब सागर। कौन सा होगा? अरब सागर। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। उस सीमा का नाम क्या है? राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा जैसलमेर। अब प्रश्न जो आता है वो अवरोही क्रम वाला आता है। कैसे? कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताइए। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जिलों का आरोही या अवरोही। तो आरोही अवरोही में पहले नंबर पर अवरोही में कौन सा होगा? जैसलमेर की कितनी सीमा? दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? बाड़मेर कितनी सीमा? तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? श्री गंगानगर कितनी सीमा? और चौथे स्थान पर आ जाएगा बीकानेर। चौथे स्थान पर बीकानेर। और बीकानेर की कितनी सीमा? 168 किलोमीटर। इसके विपरीत कौन सा क्रम होगा? आरोही। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। दो प्रश्न। अब एक दूसरा प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? बीकानेर। और सर्वाधिक दूरी पर कौन सा हो गया? अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट पहला सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कौन सा हो गया? नाल हवाई अड्डा। दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? उत्तरलाई। तीसरा कौन सा हो गया? पोखरण। और चौथा कौन सा हो गया? और पांचवा कौन सा हो गया? जयनारायण। ये सबसे महत्वपूर्ण नाल क्यों है? बिल्कुल, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत अंडरग्राउंड हवाई अड्डा है, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है? कहां पर है? बाड़मेर में। और यहां से कौन सी ट्रेन चलती है? थार एक्सप्रेस। कहां जाती है वो? पाकिस्तान, खोखरा पार पाकिस्तान तक जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बंदरगाह और इसका वर्तमान नाम सागर। और विवाद तो अभी मैंने जस्ट बात की, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट विवाद कौन सा है भाई? सरक्रीक विवाद। और मैंने तो लिखा है विवाद और एक महापुरुष ने लिख दिया सरक्रीक विवाह। क्या लिख दिया? सरक्रीक विवाह। अब सोचिए, सरक्रीक विवाद की जगह पर ये ऐसे कर दिया उसने। अब सरक्रीक विवाह, अब उसने व्याख्या क्या की कि सरक्रीक विवाह किस किस के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान में। विवाह स्थल कौन सा था? कच्छ का रण। मैंने उससे पूछा, मैं राजकुमारी कहाँ की थी? बोल साहब पाकिस्तान की। बोल राजकुमार कहाँ का था? बोल भारत का। विवाह कहाँ संपन्न हुआ? कच्छ के रण में। और ये राजकुमारी फिर रहेगी कहाँ? तो किस में रहेगी? कच्छ का रण किसके अधिकार में है कि नहीं है? तो राजकुमारी है, भारत आएगी भाई। दुल्हन मायके जाती है या कहां पर जाती है? ससुराल। तो ससुराल आ गई ना भाई, विवाह के पश्चात तो आएगी ना। तो ये विवाद है, विवाह नहीं है। तो ध्यान रख लेना, कहीं आप भी गड़बड़ कर दे तो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो लिखिए जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट हवाई अड्डे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट
किस चीज की? नाल से इसलिए करते हैं कि नाल सबसे चर्चित है, सबसे, अरे राजस्थान का युद्ध की दृष्टि से या अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा ही नाल हवाई अड्डा है। तो लिखिए निकटतम सूरतगढ़ वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। नहीं पूछ रहे हो, मैं सोच रहा था आप बता रहे हो कि सूरतगढ़ वाला निकटतम है। बिल्कुल ये चारों हवाई अड्डे ही निकटतम है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम हवाई अड्डों की बात करें तो ये चारों ही हैं। मिनटों में फाइटर विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से इन हवाई अड्डों पर रखा जाता है। लेकिन नाल हवाई अड्डा एयरबेस, जो नाल एयरबेस है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर एक तो भूमिगत है और उसमें अगर कोई विदेशी ताकत आकर के आक्रमण करती है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो हमारे फाइटर विमानों की स्पीड क्या होती है? 2000-2500 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंडों में हम कहा होंगे लाहौर। अगर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है, कभी आपने सुना है राजस्थान में आतंकवादी आए? जम्मू कश्मीर में आते हैं, लद्दाख में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी सुन लेते हैं, या फिर आप पंजाब में भी सुन लेंगे। लेकिन कभी राजस्थान के संदर्भ में ऐसा सुना है कि राजस्थान में आतंकवादी घुसे? ये पिछले 10 सालों से नोटिस किया हुआ है मेरा। क्यों नहीं घुसते वो राजस्थान में? उनको पता है राजस्थानियों का तो वैसे आधा माथा खराब रहता है। मारवाड़ क्षेत्र में पानी पीने को नहीं है और युद्ध के लिए वो एनी टाइम तैयार रहते हैं। 2-4 ऊंटों पर तोप रख के रखते हैं वो। वहां पर बीएसएफ और हमारी जो फोर्सेज हैं हमेशा तैनात रहती हैं। तो ये जो क्षेत्र विशेष होता है ना, तो वो क्षेत्र विशेष बहुत चर्चित है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, कई बार क्या है, सुरंग बनाई गई थी रेतीले भाग में। अब बालू का रेत है, उस बालू का रेत में सुरंग बनाई, आज रात को बना के गए, सुबह पता चला कि वहां पर और दूसरी जगह से बालू आ गई, वो सुरंगी धस गई। तो ऐसा है, सुरक्षा की दृष्टि से अपना पश्चिमी बेल्ट जो है पूरी सुरक्षित है और सुरक्षा की दृष्टि से ही ये हवाई अड्डे बनाए गए हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट हवाई अड्डे। लिख दिया ना सबने? 4-5 लाइनें लिखा दी थी पहले, उसके बाद में लिखना इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में, क्योंकि पहले लिखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर। दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और सर्वाधिक दूरी पर, अब हवाई अड्डों में पहले नंबर पर लिखना नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर में। और इसके नीचे ही क्वेश्चन लिख देना, नाल हवाई अड्डे के नीचे स्टार डाल के, नाल हवाई अड्डे के नीचे स्टार लगा करके क्वेश्चन लिख दो। यह एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। यह एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। यह एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। यह युद्ध की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यह युद्ध की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। युद्ध की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। नंबर 2, उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में। सेकंड नंबर पर लिख देना उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पर है? बाड़मेर में। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में लिख दिया ना सबने? तीसरा लिखिए पोखरण हवाई अड्डा जैसलमेर में। पोखरण हवाई अड्डा जैसलमेर में। और नंबर 4 पर लिख देना सूरतगढ़ हवाई अड्डा। सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर में।
सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर में। इसके बाद में लिखिए नीचे, ये चारों हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधिकार में हैं। ये चारों हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधिकार में हैं। ये चारों हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधिकार में हैं। लिखिए, जय नारायण व्यास हवाई अड्डा, जय नारायण व्यास हवाई अड्डा जोधपुर में, जय नारायण व्यास हवाई अड्डा जोधपुर में, यह एक सिविल एयरपोर्ट है। जय नारायण व्यास हवाई अड्डा जोधपुर में यह एक सिविल एयरपोर्ट है। सिविल एयरपोर्ट है। कैसा हवाई अड्डा है? सामान्य। ठीक है। और ये भी युद्ध की स्थिति में किसके अधिकार में आ जाता है? भारतीय वायुसेना के। ऐसे एक सामान्य हवाई अड्डा जैसलमेर में भी निर्माणाधीन है। जैसलमेर में भी एक सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी नींव रखी जा चुकी है, कार्य चालू है। तो जैसलमेर का भी चर्चित रहता है। लेकिन सिविल एयरपोर्ट में बात करें जयनारायण व्यास की, इसका पुराना नाम क्या था? रातानाडा। क्या नाम था? रातानाडा हवाई अड्डा था। अगली लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रेलवे स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है विद्वानों? मुनाबाव रेलवे स्टेशन। स्टेशन कहां पर है? बाड़मेर में। मुनाबाव रेलवे स्टेशन कहां पर है? बाड़मेर में। ऊपर लिख देना थार एक्सप्रेस ट्रेन। पुनः संचालन। कब हुआ पुनः संचालन? 2006 ईस्वी में हुआ। यह साप्ताहिक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है। साप्ताहिक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है। हाँ जी, ये कौन सा बिंदु होगा? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट से तात्पर्य है अगर बात करें इस ट्रेन का भारत में नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। ये डायग्राम बना देना। और पाकिस्तान में इस ट्रेन का नाम क्या है? लिंक एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस साप्ताहिक चलने वाली ट्रेन है। छाप दीजिए इसे। बिल्कुल। ये जो चलती है अटारी से चलती है। समझौता एक्सप्रेस तो जम्मू कश्मीर से, या जो सॉरी ये अटारी बॉर्डर पंजाब से चलती है और अटारी बॉर्डर से चालू होकर के ये पाकिस्तान जाती है समझौता एक्सप्रेस।
कारवा ए अमन बस सेवा, ये जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को जाती थी। तो 3 है, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और कारवा ए अमन बस सेवा। और अभी बीच में ये ट्रेनें बंद कर, अटारी बॉर्डर से बंद कर दी गई थी समझौता एक्सप्रेस, जब दोनों देशों में तनाव होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है वो इस ट्रेन के माध्यम से होती है। जितने भी ड्रग्स, स्मैक, अफीम, जो गांजे, जो भी मादक पदार्थ हैं या नकली नोट हैं, ये सारे जो होते हैं मादक पदार्थों की तस्करी, वो किससे होती थी? थार एक्सप्रेस से। आजकल क्या कर दिया, इसका पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा सा। जैसे ही 0 पॉइंट पर आएगी, गार्ड, ड्राइवर जो भी हैं इसके, वो चेंज हो जाएंगे और इसका इंजन भी चेंज हो जाता है। तो इसके बाद ये जो भारत में आएगी पूरी चेक होकर के आती है ट्रेन, और पाकिस्तान जाएगी तो भी ये पूरी चेक होकर के जाती है। सबने छाप दिया क्या? दोनों दोनों दोनों। ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन रेलवे की ट्रेन चलने लग जाए तो फिर तो आधा पाकिस्तान पर ही अधिकार हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विचार तो आपके बहुत हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। हाँ, राजस्थानियों के लिए अगर प्लॉट काट दिए जाए, हाँ जी, समझो बात को। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात, ठीक है ना, कांडला बंदरगाह गुजरात। और वर्तमान नाम लिख देना इसका, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कांडला का नाम बदल के क्या रख दिया आजकल? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट विवाद, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट विवाद, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट विवाद। कौन सा होगा? सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद। किस किस के मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। कौन से स्थान पर है? कच्छ का रण, गुजरात। और नीचे डाल लेना नोट। ठीक है ना, नोट डाल के लिखना। पाकिस्तान कच्छ के रण का बंटवारा, पाकिस्तान कच्छ के रण का बंटवारा 24 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर करना चाहता है। पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश रेखा, अभी मैं मानचित्र से बता दूंगा। पाकिस्तान कच्छ के रण का बंटवारा 24 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर करना चाहता है। इसे भारत देश स्वीकार नहीं करता, इसे भारत देश स्वीकार नहीं करता। वर्तमान में कच्छ का रण भारत के अधिकार में है। वर्तमान में कच्छ का रण भारत के अधिकार में है। भारत के अधिकार में है।
हाँ जी, बात की हमने 24 डिग्री अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा ऐसे नहीं, ऐसे खींची जाती है, कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। ये जो रेखा मैं खींच रहा हूं ये कौन सी है, अक्षांश, और ये कौन सी है, भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। इसके ऊपर कौन सी होगी, 24 डिग्री होगी। अब ये जो भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या है, कच्छ का रण क्षेत्र है। ये क्या है, कच्छ की खाड़ी, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी। तो ये जो पूरा भाग है ये है विवादित क्षेत्र। इसका बंटवारा किसके आधार पर करना चाह रहा है पाकिस्तान, 24 डिग्री अक्षांश के आधार पर। 24 डिग्री से ऊपर का भाग जो होगा वो तो किसके अधिकार में होगा, पाकिस्तान में, और 24 डिग्री से नीचे भारत। लेकिन भारत तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता। हाँ, नहीं, कच्छ के रण का कुछ भाग जाता है मानचित्र के आधार पर, लेकिन उसको देखो, कहावत आपको पता है, भारत सरकार राजस्थान में खूब चलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस टाइम पे सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश कौन सा है, भारत। विश्व शक्ति के अंदर, विश्व के अंदर आज की तारीख में जो सबसे पावरफुल देश की श्रेणी में है, सबसे पावरफुल लीडर है, वो है भारत देश और नरेंद्र मोदी। जहां भी जाए आजकल इसी का सिक्का चल रहा है। जब आदमी के पास ताकत होती है ना तो छोटे मोटे देशों को देखता नहीं है, लेकिन भारत एक उदारवादी देश है। कभी देखा है आपने कि भारत ने श्रीलंका पर, भारत ने म्यांमार पर, भारत ने भूटान पर, भारत ने चीन पर, या भारत ने नेपाल पर, या भारत ने अफगानिस्तान पर, किसी भी देश पर आगे से आक्रमण किया हो, नहीं किया ना। हम उदारवादी हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी भी देश पर आगे से आक्रमण नहीं करते, ना ही हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों की मदद बहुत ज्यादा करते हैं, करते हैं कि नहीं, दोस्तों के दोस्त हैं कि नहीं हम। कैसे, अभी गलवान घाटी विवाद हुआ, भारत और चीन के मध्य में हुआ। उससे पहले एक डोकलाम क्षेत्र है, कहां पर है डोकलाम क्षेत्र, भूटान की सीमा पर, भूटान की सीमावर्ती क्षेत्र में डोकलाम क्षेत्र है। यहाँ पर ये भूटान देश है, और भूटान की सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास में है भाई, भारत के पास में। इस डोकलाम क्षेत्र में चीन ने रोड मार्ग बना दिया साहब। जब भूटान ने विरोध किया चीन का तो नहीं माना, इस डर से भूटान ने रिक्वेस्ट किसको की, भारत सरकार को, कि हमारी सुरक्षा करें। तुरंत भारत की सेना यहाँ पर पहुंच गई, 500 मीटर की दूरी पे थी। 18 से 20 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही। ताकत इसको कहते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखा। उस समय भारत के जो रक्षा सलाहकार थे वो कौन थे, डोभाल तो आज भी हैं। उन जो INS बने, कौन बने थे, क्या नाम है उनका, जो अभी शहीद हुए थे, कौन, बिपिन रावत जी। उनकी पूरी नजर थी यहाँ पर, और दोनों देशों के मध्य जब वाद विवाद बढ़ने लगा तो समझौता हुआ, और समझौते में पहले चीन की सेना वापस गई, फिर भारत की सेना वापस आई। तो ताकत का प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारे पास में पावर नहीं होती तो चीन क्या छोड़ता इस क्षेत्र को। ऐसे ही कहां पर हुआ, यहाँ पर एक लद्दाख क्षेत्र में एक गलवान घाटी है, गलवान नदी भी है, गलवान घाटी क्षेत्र है, वहां पर भी हेलीपैड बना दिया चीन ने और अपनी एक बस्ती बसा दी। इसका जैसे ही भारतीय सेना को पता चला, भारत ने जाके विरोध किया। रात्रि के समय पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में एक शीत युद्ध चला। शीत युद्ध, गोलीबारी नहीं हुई थी, उसमें एक एक भारतीय सैनिक ने 4-4 चीनियों को उठा उठा के गलवान घाटी में फेंका। तो उसमें कई भारतीय भी लोग शहीद हुए थे, 8 लोगों 7 लोग, और चीन के कितने हुए 40 बताते हैं, 30 बताते हैं। उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको कि हमारे देश से भी। तो हमारे देश के पास में आज की तारीख में पावर है, शक्ति है, और आज विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, परमाणु शक्ति में, अन्य क्षेत्रों में हम आगे हैं, और आज हर चीज का आविष्कार कहां पर हो रहा है, भारत। तो इसीलिए आज की तारीख में ऐसा नहीं है, ये क्षेत्र चाहे ये भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र होता है भारत आगे से पहल नहीं करता। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, पूरी मदद करता है। आपको पता होगा काठमांडू नेपाल में 2017-18 में एक भूकंप आया था, और भूकंप के झटके जयपुर तक महसूस किए गए थे। उस समय पर सबसे बड़ी आर्थिक सहायता नेपाल की किसने की थी, भारत देश ने की थी। तो हमारा देश हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास करता है,
ना कि हिंसा में विश्वास करता है। आज तक कहीं सुना है कि भारतीयों ने जाकर के अमेरिका में या चीन में या कहीं भी आतंकवाद फैलाया हो? नहीं, हमारे देश शांति प्रिय देश है। जब तक हम शांति के पुजारी हैं, जब तक कोई हमें छेड़ता नहीं। उसके बाद में तो देखो, कोई आगे से डिस्टर्ब करेगा तो हम चूकेंगे थोड़ी, पीछे थोड़ी रहेंगे। ईंट का जवाब तो हम पत्थर से देना जानते हैं ना। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय पर क्या हुआ? 1971 में पाकिस्तान ने सोचा कि लेडीज है, मोम की गुड़िया है और कमजोर है, तो हो सकता है युद्ध करें तो हम जीत जाएं। पाकिस्तान ने आक्रमण किया कि नहीं किया? और उस आक्रमण के पश्चात जो इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता थी, उसके कारण पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा और एक नया देश बन गया। कौन सा? बांग्ला। तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये कौन सा था? पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन दोनों तरफ से जब आक्रमण हुआ, सोच रहे थे हम दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे, घेर लेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी और भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस के कारण जिस असेंबली के अंदर नेताओं की बैठक थी, उसी पर बम गिरा दिया भारतीय सेना ने। वहीं पर कुछ समय बाद तो पत्र आ गया कि हम समझौता कर लेंगे। 97,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान ने हार स्वीकार की और एक नया देश बना। कौन सा? जब हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री ने यह कर दिया तो अब तो मामला गड़बड़ है ना? तो अब तो 4 टुकड़े कर देंगे हम। पाकिस्तान तो होगा लेकिन उसके नाम अलग अलग होंगे अगर कोई विवाद हुआ तो, पर ऐसा संभावित नहीं है। ये हमारी सोच है। पाकिस्तान की आम जनता या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती, या वहां पर जो आतंकवादी संगठन है जो बिल्कुल प्री प्लान है, उनका काम ही यही है कि दहशत फैलाना विश्व के अंदर। उनकी दुकान ही इसी चीज से चल रही है। उन लोगों ने देशों के मध्य में ये खाइयां पैदा की हैं। उन लोगों ने आम जनता के प्रति ऐसी भावनाएं पैदा कर दी हैं, जबकि कोई पाकिस्तानी या कोई बांग्लादेशी भारत का दुश्मन नहीं है। आम नागरिक, कुछ आतंकवादी, कुछ संगठन ये कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के 3 राज्यों का जितने विकास पर पैसा खर्च होता है, उतना सुरक्षा में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा में खर्च हो जाता है। तो अगर हम अपने डेवलपमेंट पर, अपने विकास पर, अपने देश के नागरिकों पर ध्यान देंगे तो हमारा विकास बहुत जल्दी होगा। और विकास देखना है, विकास की दम पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। युद्ध कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। युद्ध तो नुकसान चाहता है। कभी युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता। आज यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है रूस से, क्या यूक्रेन का भला है? क्या रूस का भला है? लेकिन सिर्फ अपनी शक्ति प्रदर्शन के कारण, अपने आत्मसम्मान के कारण, कुछ लोगों की गलतफहमी के कारण युद्ध चल रहा है। वो बस युद्ध तो बहुत पहले समाप्त हो जाता। क्या भारत ने किसी का समझौते, किसी के साथ सहयोग किया? बिल्कुल तटस्थ की स्थिति में, ना तो यूक्रेन का ही साथ दे रहे हैं, ना हम रूस का ही। भाई हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध में किसी की भागीदारी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस दिन भारत जुड़ा उस दिन विश्व युद्ध होगा। और विश्व युद्ध का मतलब पूरे विश्व में आज के समय में परमाणु बम कितने खतरनाक हैं। एक मिसाइल चलती है, एक परमाणु बम चलता है तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र जल करके नष्ट हो जाएगा वहां पर 100 वर्षों तक, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी आज भी एक ऐसे जीवंत उदाहरण है। तो लिखिए, ये विवाद लिख दिया ना, सरकारी विवाद, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात थी। अब बात करते हैं रन का अर्थ क्या होता है। रन होता है दलदली भूमि क्षेत्र, दलदली भूमि क्षेत्र। अब ऐसे कई रन भी राजस्थान में मिल जाते हैं। जैसे राजस्थान के जैसलमेर जिले में 4 रन हैं। कौन कौन से रन हैं जैसलमेर में? कनोड, बरमसर, वैसे मैं आगे भी चर्चा करूंगा इनकी, पोखरण और भाकरी। ये 4 रनों के नाम हैं और ये चारों ही कहां पर है? जैसलमेर में। इसके बाद में रनों की बात करें, थोब और पचपदरा, ये दोनों ही रन कहां पर है? बाड़मेर जिले में है।
इसके बाप बोल्डर क्षेत्र का नाम सुना है? बाप रन, बाप दलदली भूमि क्षेत्र कहां पर है? जोधपुर में। तालछा पर और परिहारा कहां पर है? चूरू में। तो ये रन मतलब दलदली भूमि क्षेत्र, जहां पर मिट्टी दलदली होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार दलदली भूमि क्षेत्र में सेम समस्या के कारण भी हो जाती है दलदली भूमि। तो ये चीजें हैं। तो लिखिए, ये रन आपको लिखने नहीं है, आगे लिखाऊंगा मैं इनको। अब बात कर ले हम अंतरराज्यीय सीमा की। कौन सी सीमा की विद्वानों? अंतरराष्ट्रीय कंप्लीट हो गई आपकी। अब अंतरराज्यीय, चारों जिलों का क्षेत्रफल लिख दिया था ना आप लोगों ने, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सबसे लंबी सबसे छोटी मैंने लिखा दी। अब सुनिए, यहां से लेकर के ये जो भाग है, ये पूरा भाग कैसा है? अंतरराज्यीय सीमा का है। और इस अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं मैं, इस अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है विद्वानों? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलो। अगर हम बात करें कुल सीमा का कितने प्रतिशत है? 82%। 82% अंतरराज्यीय सीमा है और 18% कैसी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेगा, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं, गुजरात, जो किससे स्पर्श कर रहे हैं? राजस्थान से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इनमें से सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो विद्वानों कौन सा बना रहा है? दूसरे स्थान पर जो बात करें तो कौन सा जिला, कौन सा राज्य? हरियाणा। तीसरे स्थान पर कौन सा? गुजरात। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा? और सबसे छोटी सीमा किसकी? कितनी? 89 किलोमीटर। और ये सबसे लंबी सीमा है। अब प्रश्न यहां पर कई प्रश्न बनेंगे। पहला, इस राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा पर, कुल भौगोलिक से तात्पर्य चारों तरफ से, कुल भौगोलिक सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं विद्वानों? 25 जिले। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं? 25। अगर बात की जाए अंतरराज्यीय सीमा से, कि अंतरराज्यीय सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो अंतरराज्यीय सीमा से कितने? 23 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले? 23। अब इनमें से भी सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा जो बनाता है वो कौन सा जिला? झालावाड़। और सबसे छोटी जो बनाता है वो बाड़मेर जिले की अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करती है। लेकिन राजस्थान के 2 जिले, एक तो बाड़मेर और एक श्री गंगा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, पाकिस्तान से भी और पंजाब से भी। बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से और गुजरात। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 2। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले खंडित हैं, खंडित से तात्पर्य टूटे हुए, तो टूटे हुए जिले कितने हैं? 2। खंडित जिले कितने हैं? 2। एक का नाम है अजमेर और दूसरे का नाम है चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है वो मुख्य चित्तौड़गढ़ से अलग है। अब बात कर लें 33 जिलों की। पहले आंतरिक जिले कितने हैं भाई? आंतरिक जिले राजस्थान के, आंतरिक से तात्पर्य ना अंतरराष्ट्रीय सीमा से ना अंतरराज्यीय सीमा से, तो 8 जिले कैसे हैं? आंतरिक हैं। कितने जिले? 8। अब देखिए, सबसे पहले बात करें कुल भौगोलिक सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहला जिला कौन सा हुआ? दूसरा जिला कौन सा हुआ? तीसरा जिला कौन सा हुआ? जैसलमेर। चौथा जिला कौन सा हुआ? पांचवा जिला कौन सा हुआ? छठवां कौन सा हुआ? सातवां कौन सा हुआ? आठवां कौन सा हुआ? नौवां कौन सा हुआ?
ये कौन सी सीमा है? पश्चिमी। इसके बाद में 10वां कौन सा हुआ? प्रताप। तो 11वां कौन सा हुआ? चित्तौड़। 12वां कौन सा हुआ? भीलवाड़ा। 13वां कौन सा होगा? कोटा। 14वां कौन सा होगा? झालावाड़। और उसके बाद में 15वें नंबर पर 12 कौन सा हो जाएगा? 12। 16वें नंबर पर सवाई, 17वें नंबर पर करौली, और 18वें नंबर पर धौलपुर, 19 नंबर पर भरतपुर, 20 नंबर पर अलवर, 21 नंबर पर जयपुर। जयपुर के ऊपर कौन सा है? सीकर। सीकर के ऊपर कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू के ऊपर चूरू, और चूरू के ऊपर कौन सा है? हनुमान। कितने जिले हुए ये विद्वानों? 25। पहला उल्टा चलते हैं। पहला कौन सा हुआ? श्री गंगानगर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कोटा 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां। तो ये कुल भौगोलिक सीमा पर कितने जिले हैं? 25। आंतरिक कितने हैं? 8। अब देखिए आंतरिक जिलों में सबसे पहले कौन सा हो गया? नागौर। आंतरिक जिलों की बात करें तो कौन सा होगा भाई विद्वानों? नागौर। नागौर के नीचे यहां पर कौन सा हो गया? जोधपुर। जोधपुर के नीचे पाली, और पाली के यहां पर हो गया राजसमंद। इसके बाद कोटा के ऊपर कौन सा होगा? बूंदी। बूंदी के ऊपर टोंक, टोंक के ऊपर अजमेर, और यहाँ पर कौन सा जिला हो गया? दौसा। कितने जिले हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 25 और 8 33। लेकिन ये दो जिले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैसी सीमा बनाते हैं? इस कारण अंतरराज्यीय सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं? 23। अंतरराज्यीय सीमा से 23। और ये जो दो बाड़मेर और गंगानगर, ये दो जिले कैसी सीमा बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतर। चलो धन्यवाद।